गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी का आवर्तबीजी पादपों में जन्म, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें हमने दो प्रकार का कायिक जनन पढ़ा था। एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और वो पूरा हो गया था पहले वीडियो में। अब दूसरा है अपना कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन दो प्रकार का था, प्राकृतिक कायिक जनन और अब दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है कि कृत्रिम रूप से पौधे को कायिक जनन के लिए प्रेरित किया जाता है और इसकी सबसे पहली विधि आती है कर्तन। कर्तन का मतलब होता है काटना, और इसमें दो प्रकार से आती है। एक होती है स्तंभ कर्तन। स्तंभ कर्तन मतलब स्तंभ मतलब तना, यानी तने जो है उसके छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर भूमि में लगा दिया जाता है और वो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है गन्ना और गुलाब। दूसरा आता है इसमें मूल कर्तन। मूल यानी जड़ जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर उनको भूमि में रोपित कर दिया जाता है और फिर उनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। और इसका उदाहरण है नींबू व अमरूद। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक जनन जो है इसकी पहली विधि ली थी कर्तन। दूसरी विधि आती है दाब लगाना, यानी पौधे के किसी भी भाग को अलग न करके नए पादप का निर्माण किया जाता है दाब लगाना में। और दाब लगाना में पहली विधि आती है टीला दाब विधि। टीला दाब विधि सामान्यतः उन पौधों के लिए उपयोगी होती है जिसकी शाखाएं लचीली होती हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी पादप की एक शाखा को झुकाकर भूमि में दबा दिया जाता है। कोई भी शाखा जैसे लचीली हो, उसकी शाखा को झुकाकर भूमि में दबा दिया जाता है और दबे हुए जो भाग होता है इसमें कुछ समय बाद जड़ें निकल आती हैं और अब इस पादप को मूल पादप से अलग कर दिया जाता है और ये फिर नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। इसे बोलते हैं टीला दाब विधि। दूसरी विधि है वायु दाब या गुट्टी लगाना। वायु दाब या गुट्टी लगाना में इस विधि में उस पादपों के लिए उपयोग में ली जाती है जिनकी शाखाएं लचीली नहीं होती हैं। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी पादप जो है उसकी एक टहनी जो है उसकी छाल को काट लिया जाता है। काटने के बाद क्या किया जाता है, कटे हुए भाग पर या तो रुई या गिल्ली मिट्टी लपेट दी जाती है, उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाता है। साथ में दूसरी उसके ऊपर जो दूसरी शाखा है वहां पर कोई जल पात्र भरकर रख दिया जाता है और जल पात्र में इस प्रकार छेद किया जाता है कि जल बूंद बूंद करके इस भाग पर गिरता रहे और ये भाग जो है ये गुट्टी कहलाता है। कुछ समय पश्चात इस भाग जो है इससे जड़ें निकल आती हैं। अब इस भाग को मुख्य पादप से अलग कर भूमि में रोपित कर दिया जाता है और वो फिर नए पादप का निर्माण करता है। तो ये दाब लगाना में दो विधि पढ़ी थी हमने, टीला दाब विधि और वायु दाब या गुट्टी लगाना। ठीक है, उसके बाद दूसरी विधि है रोपण। तीसरी विधि आती है इसमें रोपण। रोपण क्या है? रोपण में क्या किया जाता है कि अलग अलग जो पादप हैं उनको जोड़कर नए पादप का निर्माण किया जाता है। अलग अलग जाति के जो पादप हैं उनको आपस में जोड़कर नए पादप का निर्माण किया जाता है। वह पादप जिसका रोपण किया जाता है उसे कलम कहा जाता है। पादप का वह भाग जिस हिस्से का रोपण करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? कलम। और स्कंद किसे कहोगे? कि दूसरा पादप जिस पर कलम लगाई जाती है वो क्या कहलाता है? स्कंद कहलाता है। भाई जिस भाग की हम कलम लगाएंगे या जो भाग लगाया जाता है, जो हिस्सा लगाया जाता है वो तो कलम कहलाएगा और जिस पर लगाया जाता है वो कहलाता है स्कंद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया रोपण में हो गया। और रोपण की कुछ विधियां हैं, जैसे जिव्याह रोपण है, फच्चर रोपण है, मुकुट रोपण है, कलिका रोपण है। ये चार विधियां आती हैं और इसमें समानतः क्या किया जाता है कि जो अलग अलग पादप होते हैं इनमें समान मोटाई के जो पादप होते हैं इसमें वी आकार का चीरा लगाया जाता है और उसमें दोनों पादपों को आपस में फंसा दिया जाता है और उनको आपस में
बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद उनके 7 ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं और फिर जो है वो नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसमें मुकुट रोपण में क्या किया जाता है कि एक बड़े आकार का स्कंद होता है, स्कंद की मोटाई अधिक होती है और कलम जो होती हैं ये सक्रिय होती हैं और एक वी आकार का छेद करके स्कंद में कलम रोपित कर दी जाती हैं और उनके कुछ समय पश्चात उनके 7 ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं और वो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं। तो जो रोपण है उसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं? जिव्यारोपण, फच्चर रोपण, मुकुट रोपण और कलिका रोपण आती हैं। ठीक है, ये है आवृत बीजी जो पादप हैं उनमें कृत्रिम कायिक जनन। पहले हमने प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ा था, अब दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन जिसमें कर्तन हमने पढ़ा, दाब लगाना हमने पढ़ा। ठीक है, और दाब लगाने में हमने टीला दाब विधि पढ़ी, वायु दाब विधि पढ़ी और रोपण। रोपण में जिव्यारोपण, फच्चर रोपण, मुकुट रोपण और कलिका रोपण। ये पूरा हो गया अपना कायिक जनन। अब लेते हैं कि आवृत बीजी पादप जो है उसमें जनन का दूसरा प्रकार लैंगिक जनन। देखिए बेटा, पुष्प जो है, पादप का जो पुष्प होता है ये एक रूपांतरित प्ररोह होता है। पुष्प की एक परिभाषा है, पुष्प किसे कहोगे? पुष्प पादप का एक रूपांतरित प्ररोह है। साथ में पुष्प पादप का लैंगिक अंग होता है। पुष्प पादप का लैंगिक अंग होता है। जैसे एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना यहां पर बनाई गई है कि पुष्प का सबसे निचला भाग जहां पर पुष्प टिका होता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन के बाद सबसे पहला चक्र आता है यहां पर बाह्य दल। सबसे पहला चक्र आता है बाह्य दल। बाह्य दल हमेशा हरे रंग के होते हैं जो पुष्प की कली अवस्था में उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, हरे रंग के हैं और सभी बाह्य दलों को आपस में बाह्य दल पुंज के नाम से जाना जाता है, हरे रंग के होते हैं। दूसरा चक्र लेते हैं पुष्प का दल। दल जो होते हैं ये रंगीन होते हैं। अलग अलग जाति के पुष्पों में इनका रंग जो है वो अलग अलग होता है और इनका कार्य है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करके परागण की क्रिया को प्रेरित करना। ठीक है, तो आपने पढ़ा एक तो बाह्य दल और दल। बाह्य दल और दल जो है ये जनन में केवल सहायता करते हैं, अतः ये सहायक जनन अंग होते हैं। बाह्य दल और दल क्या होते हैं? सहायक जनन अंग। उसके बाद तीसरा भाग हम इसमें लेते हैं पुंकेसर। पुंकेसर ये वाला जो भाग है ये पुंकेसर है। ठीक है, और पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है। ठीक है, और सभी पुंकेसर अगर आपस में सम्मिलित रूप से अगर इनको बोला जाए तो इन्हें पुमंग कहा जाएगा। यानी सभी पुंकेसर क्या कहलाएंगे? पुमंग। और पुमंग की एक इकाई क्या कहलाएगी? पुंकेसर। और पुंकेसर क्या होता है? नर जनन अंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये वाला भाग। ये वाला भाग है वृत्तिकाग्र और इसके नीचे वाला भाग है वृत्तिका और सबसे नीचे फूला हुआ भाग जो है ये अंडाशय है। ये तीनों संरचनाएं सम्मिलित रूप से जायांग कहलाती हैं और जायांग जो है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है। ठीक है, जिन्हें सम्मिलित रूप से पुमंग कहा जाता है, यानी पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाएगी। जायांग, जायांग में 3 आएंगी। सबसे ऊपर वाला भाग वृत्तिकाग्र, मध्य वाला जो भाग है वृत्तिका और सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग जो है वो अंडाशय कहलाता है। ये अपना पहला चैप्टर था जिसमें आवृत बीजी जो पादप हैं उनमें कायिक जनन यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद अगले वीडियो में ये जो पहला चैप्टर है इसके पूरे नोट्स आपको दे दी जाएंगे। थैंक यू।